व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन एक रूसी राजनेता और पूर्व खुफिया अधिकारी हैं, जो रूस के राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। पुतिन ने 1999 से लगातार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। 1999 से 2000 तक और 2008 से 2012 तक प्रधानमंत्री के रूप में और 2000 से 2008 तक और 2012 से राष्ट्रपति के रूप में व्लादिमीर पुतिन, पूर्ण व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन, जन्म 7 अक्टूबर 1952, लेनिनग्राद, रूस, यूएसएसआर, अब सेंट पीटर्सबर्ग, रूस, रूसी खुफिया अधिकारी और राजनेता जिन्होंने रूस के राष्ट्रपति 1999 से 2008-2012 के रूप में सेवा की और देश के प्रधानमंत्री भी रहे। 1999-2008 से 12 एक पूर्व खुफिया अधिकारी व्लादिमीर पुतिन 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं और पहले 1999 से 2008 तक उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में एक राजनीतिक कैरियर शुरू करने के लिए 1991 में इस्तीफा देने से पहले 16 साल तक केजीबी विदेशी खुफिया अधिकारी के रूप में काम किया। राष्ट्रपति के रूप में उनके पहले कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था लगातार 8 वर्षों तक बढ़ी। विकास तेल और गैस की कीमत में 5 गुना वृद्धि का परिणाम था, जो अधिकांश रूसी निर्यात साम्यवाद के बाद के अवसाद और वित्तीय संकट से उबरने, विदेशी निवेश में वृद्धि और विवेकपूर्ण आर्थिक और वित्तीय नीतियों का गठन करता है। लेनिनग्राद, अब सेंट पीटर्सबर्ग में जन्मे पुतिन की मां एक फैक्ट्री कर्मचारी थी और उनके पिता 1930 के दशक की शुरुआत में सोवियत नौसेना में एक सिपाही थे। उन्होंने 12 साल की उम्र में सैम्बो और जूडो का अभ्यास करना शुरू किया और मार्क्स, एंगल्स और लेनिन पर पढ़ने का आनंद लिया। उन्होंने इस उम्र के दौरान जर्मन भाषा सीखी और इसे दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं। उन्होंने 1975 में सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में कानून का अध्ययन किया और केजीबी में शामिल हो गए। 1984 में पुतिन को यूरी एंड्रोपोव रेड बैनर इंस्टीट्यूट में आगे के प्रशिक्षण के लिए मॉस्को भेजा गया और एक अनुवादक के रूप में एक कवर पहचान का उपयोग करते हुए ड्रेसडेन, पूर्वी जर्मनी में सेवा की। पुतिन की आधिकारिक जीवनी के अनुसार 1989 में उन्होंने केजीबी और स्टासी एजेंटों सहित प्रदर्शनकारियों को प्राप्त करने और नष्ट करने से रोकने के लिए जर्मनी के आधिकारिक अधिकारियों के लिए ड्रेसडेन में सोवियत सांस्कृतिक केंद्र और केजीबी विला की फाइलों को सहेजा। उन्होंने बताया कि भट्टी फटने की वजह से ही कई दस्तावेज जर्मनी के लिए छोड़ दिए गए थे, लेकिन केजीबी विला के कई दस्तावेज मॉस्को भेजे गए थे। पुतिन ने बाद में मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ तख्तापलट के बाद 1991 में केजीबी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जो कुछ हुआ था उससे वे सहमत नहीं थे और नए प्रशासन में खुफिया जानकारी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। राजनीति में आ रहे हैं। जून 1991 में वह महापौर कार्यालय के बाहरी संबंधों की समिति के प्रमुख बने, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी थी। 1 साल के भीतर कीमतों को कम आंकने के लिए नगर विधान परिषद द्वारा उनकी जांच की गई और विदेशी खाद्य सहायता के बदले $93,000 मूल्य की धातुओं के निर्यात की अनुमति दी गई, जो कभी नहीं आई। पुतिन को बर्खास्त करने की सिफारिश के बावजूद वह 1996 तक मुखिया बने रहे। 1994 में उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग सरकार के पहले उप सभापति के रूप में नियुक्त किया गया था और मई 1995 में उन्होंने सरकार समर्थक हमारे घर रूस राजनीतिक दल की सेंट पीटर्सबर्ग शाखा का आयोजन किया और जून 1997 तक वे इसके नेता थे। शाखा 1997 में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को प्रेसिडेंशियल स्टाफ का उप प्रमुख नियुक्त किया, एक पद जिसे उन्होंने मई 1998 तक बनाए रखा, जिसके बाद येल्त्सिन ने उन्हें संघीय सुरक्षा सेवा, रूसी संघ के प्राथमिक खुफिया और सुरक्षा संगठन और उत्तराधिकारी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। केजीबी को अगस्त 1999 में पुतिन को 3 प्रथम उप प्रधानमंत्रियों में से एक नियुक्त किया गया था और बाद में उसी दिन वे येल्त्सिन की इच्छा के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ने के लिए सहमत हुए। राष्ट्रपति पद की शर्तें 31 दिसंबर 1999 को येल्त्सिन ने अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे दिया और रूस के संविधान के अनुसार पुतिन रूसी संघ के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। 2000 और 2004 के बीच
पुतिन ने रूसी कुलीन वर्गों के साथ सत्ता संघर्ष जीतकर देश की गरीब स्थिति के पुनर्निर्माण के बारे में निर्धारित किया। 2002 में मॉस्को थिएटर बंधक संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई लोगों ने चेतावनी दी थी कि विशेष बलों के बचाव अभियान में 130 बंधकों की मौत से राष्ट्रपति पुतिन की लोकप्रियता को नुकसान होगा, लेकिन घेराबंदी के तुरंत बाद राष्ट्रपति ने 83% के साथ रिकॉर्ड सार्वजनिक अनुमोदन रेटिंग का आनंद लिया। प्रतिशत रूसियों ने संकट से निपटने के लिए खुद को संतुष्ट घोषित किया। मार्च 2004 में पुतिन दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए और दिसंबर 2007 में संयुक्त रूस ने लोकप्रिय वोट का 64.24% जीता। चुनावों में जीत को कई लोगों ने तत्कालीन रूसी नेतृत्व और उसकी नीतियों के मजबूत लोकप्रिय समर्थन के संकेत के रूप में देखा। संविधान द्वारा लगातार तीसरे कार्यकाल को छोड़कर प्रथम उप प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव को पावर स्विचिंग ऑपरेशन में उनका उत्तराधिकारी चुना गया था। पुतिन को अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखते हुए रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। सितंबर 2011 में मेदवेदेव ने घोषणा की कि वे यह पार्टी को पुतिन को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने की सिफारिश करेंगे। वोट धांधली के आरोपों के बावजूद पुतिन ने 2012 के रूसी राष्ट्रपति चुनाव जीते। राष्ट्रपति अभियान के दौरान और सीधे बाद में पुतिन विरोधी विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद रूस के सबसे बड़े स्टेडियम लुझनिकी स्टेडियम में अनुमानित 1,30,000 समर्थकों की एक सभा में पुतिन समर्थकों के विरोध का समापन हुआ। 2014 में रूस ने यूक्रेनी क्षेत्र में कई सैन्य आक्रमण किए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई सदस्यों ने माना कि क्रीमिया पर पुतिन के कब्जे ने पूरी तरह से नई तरह की रूसी विदेश नीति की शुरुआत की थी कि क्रीमिया के कब्जे का मतलब था कि उनकी विदेश नीति राज्य संचालित विदेश नीति से हटकर फिर से बनाने के लिए एक आक्रामक रुख अपना रही थी। सोवियत संघ उनका चौथा राष्ट्रपति अभियान 2018 में पुतिन के 76% से अधिक वोट जीतने के साथ शुरू हुआ और 2020 में उन्होंने प्रमुख संवैधानिक संशोधनों का सुझाव दिया जो उनके राष्ट्रपति पद के बाद उनकी राजनीतिक शक्ति का विस्तार कर सकते थे। रूस यूक्रेन संघर्ष सितंबर 2021 में यूक्रेन ने नाटो बलों के साथ सैन्य अभ्यास किया, जिसके बाद क्रेमलिन ने चेतावनी दी कि यूक्रेन में नाटो के सैन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार पुतिन के लिए लाल रेखाओं को पार कर जाएगा। फरवरी 2022 में पुतिन ने चेतावनी दी कि नाटो में यूक्रेन का प्रवेश यूक्रेन को रूसी एनेक्स्ड क्रीमिया या डोनबास में रूस समर्थक अलगाववादियों द्वारा शासित क्षेत्रों पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। टेलीविजन पर प्रसारित एक संबोधन में राष्ट्रपति ने यूक्रेन में एक विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की, जिसमें देश पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया गया। नतीजतन कई देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं।